तो दोस्तों, आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2018 में आई मूवी काशी इन सर्च ऑफ गंगा को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम काशी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पागल खाने में कैद है और वो हर रोज एक चम्मच घिसता रहता है। फिर कहानी 6 महीने पीछे जाती है जहां हम देखते हैं कि काशी बनारस में अपने माता पिता और बहन गंगा के साथ हंसी खुशी रह रहा है। वो चिताओं को जलाने का काम करता है। तो एक दिन देवीना नाम की पत्रकार की नजर उस पर पड़ती है तो उसके अंदर इच्छा जागती है उसके जरिए बनारस घूमने की, क्योंकि काशी को बनारस का सब कुछ पता था। काशी उसे अपने घर ले जाता है सभी लोगों से मिलाने। तो देवीना को सबसे मिलकर काफी खुशी होती है। अब अगले दिन काशी बढ़िया बन ठन के देवीना से मिलता है और उसे बनारस की खूबसूरती दिखाना शुरू करता है। वहाँ की खूबसूरती दिखाते दिखाते काशी को देवीना के साथ रहना खूबसूरत सा लगने लगा था और देवीना को भी काशी से काफी लगाव हो गया था। तो साथ घूमते घूमते दोनों एक दूसरे के प्यार में खोने लग जाते हैं। देवीना उसे अपने घर बुलाती है खाना खाने के लिए। तो वो खाना खाने का भूल कर दोनों एक दूसरे का स्वाद चखकर अपना पेट भरते हैं। अब अगले दिन देवीना गंगा को एक सूट देती है उपहार के रूप में। तो गंगा बहुत खुश होती है और सोचती कि आज तो वो यही सूट पहन के कॉलेज जाएगी। उसी शाम देवीना घबराते हुए काशी के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे घर गई थी, गंगा अभी तक कॉलेज से घर वापस नहीं आई है। दोनों लोग कॉलेज जाते हैं तो इतनी रात को वहाँ से उन्हें कुछ पता नहीं चलता। वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं रपट लिखाने। तो पुलिस वाले बोलने लगते कि आजकल की लड़कियों की यही दिक्कत है, चली जाती हैं किसी के साथ और फिर घर वाले आते हैं रिपोर्ट लिखाने। इस बात पर काशी और पुलिस में थोड़ी नोक झोंक हो जाती है। अगले दिन वो लोग कॉलेज जाते हैं तो पता चलता है कि गंगा नाम की कोई भी लड़की उस कॉलेज में पढ़ती ही नहीं है। काशी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो हर रोज घर से निकलकर कॉलेज ही आती थी तो नाम कैसे नहीं है उसका यहाँ पे। बबीना नाम का एक लफंगा था जो कि ऐसे ही आवारागर्दी किया करता था और काशी की उससे बनती भी नहीं थी। तो काशी को लगता कि कहीं गंगा को उसने ही तो नहीं अगवा कर लिया। काशी उसके पास जाता है और उसे तबीयत से पीटता है, लेकिन गंगा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। लड़ाई झगड़ा होने के बाद देवीना अकेले में बबीना से मिलती है और उनके बीच कुछ बात होती है जो कि हमें सुनाई नहीं जाती। देवीना को गंगा की एक दोस्त श्रुति के बारे में पता चलता है तो वो उससे मिलने जाते हैं। श्रुति बताती है कि अभिमन्यु नाम का लड़का और गंगा दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ये प्यार अभिमन्यु के पिता बलवंत को पसंद नहीं था। बलवंत नेता टाइप इंसान था और उसे यह रिश्ता इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि श्रुति छोटे समाज की लड़की थी तो उसकी नाक कट जाती अगर उसके बेटे का रिश्ता उससे जुड़ता। तो बलवंत ने अभिमन्यु को धमकी दी थी कि गंगा से मत मिलना कभी, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन उनका मिलना जुलना कम नहीं हुआ और इतना मिले कि गंगा पेट से हो गई। काशी बलवंत के घर जाता है तो पता चलता है कि वो लोग एक हफ्ते से घर पर ही नहीं है। दोनों लोग रास्ते से जा ही रहे थे कि तभी एक आदमी उन पर गोली चला देता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाते हैं। देवीना बताती कि श्रुति ने बताया कि अभिमन्यु के पिता उनके रिश्ते को कभी नहीं अपनाते, इसलिए उन्होंने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया था। मुझे कुछ काम है तो मैं लखनऊ जा रही हूँ, तुम कोर्ट जाओ, शायद कुछ पता चल जाए। कोर्ट जाके पता चलता है कि 5 दिन पहले गंगा नाम की लड़की शादी की अर्जी देने तो आई थी पर शादी की नहीं। काशी फिर से बलवंत के घर जाता है तो इस बार बलवंत उसे मिल जाता है। तो वो कहता कि आपका बेटा मेरी बहन से प्यार करता है। बलवंत उसे नीचा दिखाते हुए कहता कि मेरा बेटा एक डोम की बहन से प्यार कर ही नहीं सकता। काशी कहता कि आपके बेटे को मेरी बहन के बारे में पता होगा तो उससे पूछ के बताइए कि वो कहाँ है। तो बलवंत कहता कि मेरा बेटा मसूरी गया है, वापस आएगा तो पूछ के बताएंगे कि क्या माजरा है। तेरी बहन गई होगी अपने यार दोस्तों के साथ मजे करने और इल्जाम मेरे बेटे पे लगा रहा है। इस बात पर काशी उसे धमकी दे के चला जाता है कि अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो बाप बेटे दोनों की चिता जला दूंगा। देवीना को लगता कि गंगा जरूर अभिमन्यु के साथ होगी तो वो लोग मसूरी पहुंच जाते हैं और सीधा उसके होटल रूम में घुस जाते हैं, पर वहां गंगा नहीं कोई और ही लड़की थी। काशी उसे पीटने लगता है कि मेरी बहन को धोखा दे रहा है, बता गंगा कहाँ है। अभिमन्यु कहे जा रहा था कि हमें नहीं पता तुम्हारी बहन के बारे में और अपनी जान बचाने के लिए वो छत की ओर भागता है। काशी उसे पकड़ लेता है और वो बहुत गुस्से में था तो छत से लटका के कहता कि बता कहाँ है मेरी बहन। देवीना काशी को रोकने की कोशिश कर रही थी पर काशी को अपने गुस्से के आगे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। अभिमन्यु तब भी यही बोले जा रहा था कि उसे नहीं पता कि कौन है गंगा। तो काशी उसे छत से नीचे फेंक देता है
और उसकी मौत हो जाती है। वाराणसी पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है जो कि गंगा की ही थी, क्योंकि उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो देवीना ने उसे उपहार में दिए थे। अपनी बहन को खोने का काशी को बहुत दुख होता है। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद अभिमन्यु का खून करने के जुर्म में काशी को हिरासत में ले लिया जाता है। देवीना काशी से मिलकर कहती कि हमसे कोई भूल हो गई है। जब अभिमन्यु मसूरी में था तो गंगा की लाश बनारस में कैसे मिली? गंगा का कातिल कोई और है और वो इसी शहर में मौजूद है। तुम किसी भी हालत में अदालत में अपना जुर्म कबूल मत करना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की। अब काशी की कोर्ट में पेशी होती है तो बलवंत का वकील मिश्रा जी का कहना था कि काशी हत्यारा है, और वहीं काशी के वकील सिन्हा साहब का कहना था कि हत्या नहीं हुई है बल्कि वो एक हादसा था। मिश्रा जी बताते हैं कि काशी बलवंत के घर गया था और उन्हें धमकी दी थी कि वो उन दोनों को जान से मार डालेगा। होटल का स्टाफ और जो लड़की अभिमन्यु के साथ थी वो बताती है कि आदमी होटल आया था और अभिमन्यु के पीछे भाग रहा था उसे मारने के लिए। सबने कहा कि काशी ने ही अभिमन्यु को मारा है छत से ढकेल के, लेकिन किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा था ऐसा करते हुए। तो इसी बात को सिन्हा साहब पकड़ लेते हैं और कोर्ट में साबित करने में लगे होते हैं कि सब के सब काशी को फंसा रहे हैं। अगली सुनवाई की तारीख दे दी जाती है तो बलवंत मिश्रा जी से कहता कि जितना पैसा लुटाना है लुटाओ, जिसको खरीदना है खरीदो, लेकिन मुझे काशी की मौत देखनी है। मिश्रा जी उन सभी लोगों से मिलते हैं जो भी काशी को जानते थे। अगली सुनवाई में मिश्रा जी कहते हैं कि जिस बहन गंगा की वजह से इसने अभिमन्यु का खून किया वो गंगा है ही नहीं। वो बबीना और उसके चेलों को बुलाता है तो वो गवाही देते हैं कि काशी अपने में ही बतियाता रहता है, उसकी कोई बहन नहीं है। सिन्हा जी काशी के दोस्तों और उसके जानने वालों को बुलाते हैं तो वो गवाही देते हैं कि उन्होंने गंगा को देखा है और वो सच में है। अब बात आती है कि अगर गंगा है ही नहीं तो फिर लाश किसकी मिली थी? लाश का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था तो उसकी पहचान हुई थी उसके कपड़ों से। तो मिश्रा जी कहते हैं कि ऐसे कपड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इस बात की पुष्टि कैसे हो सकती है कि वो लाश गंगा की ही थी? सच ये है कि गंगा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए काशी को सीधा सजा सुनाई जाए। जज साहब कहते हैं कि अगली तारीख पे काशी के माता पिता को पेश किया जाए ताकि सच्चाई की तह तक पहुंचा जा सके। अब अगली सुनवाई में ये होता है कि काशी के माँ बाप घर से गायब हो चुके होते हैं और कहीं मिल ही नहीं रहे थे। मिश्रा जी एक आदमी को कटघरे में बुलाते हैं जो कि काशी के पिता के दोस्त हुआ करते थे। उनसे पता चलता है कि काशी के पूरे परिवार को गुजरे जमाना हो गया है। एक बीमारी फैली थी जिसमें कि काशी के परिवार में मौजूद सभी की मौत हो गई थी। सबके मरने के बाद भी काशी को सब लोग दिखाई पड़ते थे और वो ऐसे रहता था जैसे सब उसके साथ हों। इस बारे में हमने काशी को कभी कुछ नहीं बताया। काशी चिल्लाने लगता है कि सब झूठे हैं, सब बिक चुके हैं जज साहब। जज साहब कहते हैं कि अगली सुनवाई से पहले काशी की दिमागी हालत की जांच कराई जाए। अब अगली सुनवाई में एक डॉक्टर आते हैं जिन्होंने काशी की दिमागी हालत की जांच की थी। वो काशी से सवाल करते हैं कि तुम्हें खाना कौन बना के देता है? तो काशी कहता कि हम खुद बनाते हैं क्योंकि अम्मा के हाथ का खाना हमें जमता नहीं। तुम्हारी बहन भी तो है, वो भी तो खाना बना सकती है। तो काशी कहता कि उसे कॉलेज और ट्यूशन से फुर्सत ही नहीं मिलती तो कैसे बनाएगी? तुम अपनी बहन से राखी तो बनवाते ही होगे ना? तो काशी कहता कि हाँ, लेकिन फिर एक बार मेरा उससे झगड़ा हो गया था तो माँ कसम खाई कि राखी नहीं बनवाएंगे, तो फिर हम अपनी कसम नहीं तोड़ पाए। जब घर आते हो तो दरवाजा कौन खोलता है? तो काशी कहता कि वो तो खुला ही रहता है। तुम्हें पानी कौन लाके देता है? तुम्हारी बहन या तुम्हारी माँ? तो काशी कहता कि घर की महिलाओं के हाथ से पानी नहीं पीते हम। डॉक्टर साहब कहते हैं कि काशी का जो परिवार है वो असल में है ही नहीं। ये जिन लोगों को भी देखता है वो लोग इसकी जिंदगी में कोई एक्टिव काम करते ही नहीं। खाना ये खुद बनाता है, पानी ये खुद पीता है, जब घर आता है तो दरवाजा खोलने कोई नहीं आता। लेकिन जो पैसिव काम होते हैं उसमें सारे किरदार मौजूद होते हैं, जैसे झगड़ा करना, बहस करना। काशी ने अपने इर्द गिर्द एक काल्पनिक दुनिया बना ली है जिसके साथ वो बड़ा हुआ है और शायद बूढ़ा भी हो जाएगा। ये स्किज़ोफ्रेनिया नाम की दिमागी बीमारी का मरीज है। इस बीमारी की चरम सीमा पर इंसान इतना घातक हो जाता है कि अगर उसकी काल्पनिक दुनिया में कोई भी हस्तक्षेप हुआ तो वो कुछ भी कर सकता है। काशी एकदम तिलमिला उठता है और चिढ़ के मारे कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने मारा है अभिमन्यु को, लेकिन हमसे चूक हो गई क्योंकि हमको लगा कि गंगा को अभिमन्यु ने मारा है, पर असल में उसे मारा है इस बलवंत ने। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बलवंत का सिक्योरिटी गार्ड काशी को
बताता है कि गंगा उस दिन बलवंत के पास आई थी उसके बुलाने पर। अंदर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। फिर हमने देखा कि बलवंत साहब ने उसे बालकनी से धक्का दे दिया। उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। हमें तो लगता है कि उसकी इज्जत भी लूटी थी बलवंत ने। काशी गुस्से से लाल कटघरे से कूद के बलवंत को मारने आगे बढ़ता है तो उसके हाथ एक बंदूक लग जाती है। तो वो सबके सामने उसे मौत के घाट उतार के अपनी बहन की मौत का बदला ले लेता है। इस घटना के बाद काशी को सीधा पागल खाने भेज दिया जाता है। इसके बाद उससे मिलने उसका दोस्त आता है जो कि बताता है कि माँ बाबूजी वापस आ गए हैं। वो मंदिरों में घूम घूम कर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। काशी उससे पूछता कि क्या तुम सच में माँ बाबा गंगा से मिले हो? तो दोस्त कहता कि हाँ, हम तो मिले ही हैं। काशी कहता कि माँ के आगे के 2 दांत टूटे हैं, देखे हो कि नहीं? तो दोस्त कहता कि हाँ, बिल्कुल देखे हैं। काशी कहता कि माँ के दांत हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि काशी से मिलने वो आदमी आता है जो कोर्ट मैरिज कराने का काम करता है। वो अखबार में छपी देवीना की फोटो दिखाकर कहता कि यही तो है आपकी बहन, यही लड़की तो आई थी मेरे पास शादी की अर्जी देने। काशी के साथ अलग ही खेल खेला जा रहा था, जहाँ समझना मुश्किल था कि जो काशी बोल रहा है वो सच है या जो बाकी सब बोल रहे हैं वो सच है। अब हमें देखने मिलता है कि श्रुति, सिन्हा जी और देवीना सब एक साथ हैं और पार्टी कर रहे हैं। सिन्हा जी और श्रुति तो मजे कर रहे थे, लेकिन देवीना को चिंता हो रही थी काशी की, क्योंकि उसे सच में काशी से प्यार हो गया था। देवीना कहती है कि मैं खुद उसे सारा सच बता दूंगी और उसे वहां से बाहर निकलवाऊंगी। मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगा। देवीना काशी से मिलती है और उसे वो फोटो दिखाती है जो उसने तब खींची थी जब उसके घर गई थी पहली बार। उस फोटो में था कि काशी अपने पूरे परिवार के साथ है, लेकिन असल में काशी उस फोटो में अकेला था, यानी कि बाकी सभी लोग सही थे। उसे सच में स्किज़ोफ्रेनिया था। वो अपने परिवार को इमेजिन करता था, असल में कोई भी नहीं था। काशी को ये बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी, तो वो कहता कि तुमसे हम प्यार करते थे, तुमने हमारी जिंदगी तबाह कर दी, क्यों किया ऐसा? देवीना कहती कि मैं बनारस एक मकसद से आई थी और फिर मुझे तुम दिखे। मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम्हें क्या दिक्कत है। मैंने फैसला किया कि तुम मेरे मिशन के लिए सही आदमी हो। एक मनोचिकित्सक की तरह मैंने तुम्हारे दिमाग पर काबू किया। मैंने देखा कि तुम अपनी बहन से बेहद प्यार करते हो। मैंने तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल किया और तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुमसे छीन ली। श्रुति, जिसे मैंने गंगा की सहेली कह के तुमसे मिलवाया था, वो दरअसल मेरी बहन है। उसने गंगा और अभिमन्यु की एक नकली प्रेम कहानी सुनाई जिसे तुम मान गए। मैं जानबूझकर लखनऊ गई और तुम्हें कोर्ट भेजा। वो अर्जी मैंने ही दी थी गंगा के नाम से। तुम्हारे यकीन को और पक्का करने के लिए तुम पर गोली भी चलवाई ताकि तुम्हारा सारा शक बलवंत पर ही जाए। तुम्हारे दोस्त रंगीला से मिली और उससे कहा कि काशी को लगने लगा है कि उसकी बहन गायब हो गई है, हमें उसे संभालना होगा, नहीं तो अक्सर इंसान ऐसी अवस्था में जानलेवा हो जाता है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, नहीं तो काशी मुसीबत में फंस जाएगा। मैं बबीना से मिली और उसे पैसे देकर एक लावारिस लाश का इंतजाम करने को कहा और फिर उसी को वही कपड़े पहना दिए ताकि लाश गंगा की लगे। काशी कहता है, एक भोले भाले इंसान को कातिल बना दिया तुमने, आखिर क्यों? देवीना कहती कि बदला, मुझे बदला लेना था बलवंत से। बलवंत मेरे पिता का बिजनेस पार्टनर था। मैं तब 8 साल की थी जब उसने मेरे पिता और भाई को जान से मार डाला जायदाद हड़पने के लिए। मैं, श्रुति और माँ वहां से भाग निकले और फिर 15 साल बाद मैंने अपने भाई और पिता का बदला ले लिया। सिक्योरिटी गार्ड ने जो कुछ भी तुम्हें बताया था वो मेरे कहने पे बताया था, क्योंकि मैंने उसे पैसे दिए थे। कोर्ट में जब तुम्हारी बलवंत से बहस हो रही थी तब मैंने ही तुम्हारे हाथ में बंदूक थमाई थी। काशी कहता है, हमने तुमसे प्यार किया और तुमने हमारे भरोसे का ही खून कर दिया। देवीना कहती कि मैं तब भी तुमसे प्यार करती थी और अब भी करती हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। काशी पिघल जाता है और उसे गले से लगा लेता है, ये कहते हुए कि हम तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकते, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। माँ, बाबा, गंगा सब छीन लिया तुमने, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। पर शायद भोलेनाथ को यह मंजूर नहीं। जो चम्मच वो घिसता रहता था, काशी उसी चम्मच से घोंप घोंप के देवीना को मार डालता है। फिर उसके बाद आराम से उसकी लाश के पास जाकर लेट जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि देवीना काशी के साथ है और काशी उससे आराम से बातें कर रहा है। काशी पागल खाने में था और अब उसने देवीना को भी अपनी काल्पनिक दुनिया में शामिल कर लिया था और उसी के साथ जीने लगा था। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर
खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखी एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत तो बहुत सस्पेंस होती है कि आखिर गंगा गई कहाँ और सब झूठ क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जब सच का खुलासा होता है तो आप दंग रह जाते हैं और समझने की कोशिश करने लगते हैं कि कहानी कहाँ जा रही थी और कहाँ आके खत्म हुई। आखिर में काशी को देखकर हमें उसके लिए बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि उसका गंदी तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसका फायदा उठाया गया। उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, तो उसका सही इलाज कराने के बजाय देवीना ने उसका भरपूर फायदा उठाया और अपने मतलब के लिए उसके साथ, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। शायद वो पहले नॉर्मल ही था, लेकिन देवीना ने उसके साथ जो किया उससे उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो अपनी बनाई दुनिया में खोया रहता है, तो उसे जब एहसास दिलाओ कि जिस दुनिया में वो जी रहा है वो झूठी है, तो उसका दिमाग तुरंत ट्रिगर कर जाता है और समझ नहीं पाता कि वो अब क्या करे। उसके लिए तो वो दुनिया ही सब कुछ थी, अब वही नहीं रही तो क्या होगा उसका। इस सच से रूबरू होने के बाद भी शायद काशी खुद को संभाल भी लेता अगर उसे सही से ट्रीटमेंट मिलता, अपनों का साथ मिलता। लेकिन जिससे उसने प्यार किया उसी ने उसके साथ धोखा किया, तो वो अपने आप को संभाल ना पाया। वो देवीना से प्यार करता था, पर उसकी जिंदगी भी उसी ने तबाह की। तो असल में तो उसने अपने दुश्मन को तो खत्म कर दिया, पर देवीना के लिए उसके दिमाग में जो छवि बनी हुई थी प्यार की, उसे नहीं मिटा पाया। इसीलिए उसने देवीना को इमेजिन करना शुरू कर दिया कि वो उसके साथ है, उसके पास है। मुझे ये फिल्म सही लगी, पर गलतियां भी काफी ज्यादा हैं, जिसके चलते फिल्म की कहानी काफी ज्यादा ढीली मालूम पड़ती है। जब गंगा की लाश मिली, काशी को हिरासत में लिया गया और केस शुरू हुआ, तो फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। सब बस अंदाजा लगाने में पड़े हुए थे और असल में जो सबूत पेश किए जाते हैं अदालत में, उसकी कोई बात ही नहीं हुई। कोर्ट रूम ड्रामा वाला सीन काफी ज्यादा बेकार लगा, क्योंकि सीरियसनेस तो दिखी ही नहीं उसमें। मिश्रा जी पान खा के कोर्ट में आ जाते हैं और राक्षसों जैसा हंसते हैं और चिल्ला चिल्ला के दलीलें पेश की जा रही हैं, जो कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग सा लगता है। हर जगह हर समय देवीना काशी के साथ थी और जब काशी ने अभिमन्यु को मारा तो भी देवीना वहां मौजूद थी। तो देवीना से पूछताछ करने का एक भी सीन ही नहीं है। उसे हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई। अपराधी के साथ जो होता है शक तो उस पर भी किया जाता है ना, तो देवीना पर किसी का शक क्यों नहीं गया। जब पता चला कि गंगा है ही नहीं, तो श्रुति जो कि गंगा की दोस्त बनी घूम रही थी, उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई। जितने भी लोगों ने दावा किया कि गंगा सच में है, उन सब से पूछताछ क्यों नहीं की गई बाद में। ऐसा होता तो तुरंत ही देवीना का सारा प्लान सामने आ जाता और फिर शायद काशी को उतनी सजा नहीं मिलती। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तब उन्होंने काशी से ये नहीं पूछा कि उन्हें अभिमन्यु और गंगा के रिश्ते के बारे में कहां से पता चला। तब तो श्रुति का नाम तो आता ही ना। आखिर में जब देवीना काशी से मिलने आई तो उन्हें एक बढ़िया मस्त कमरा दे दिया गया मिलने के लिए, जैसे वो पागल खाने नहीं किसी होटल में आए हों। कोई गार्ड नहीं, किसी का कुछ अता पता ही नहीं, और फिर आराम से काशी ने उसे मार दिया। तो कुल मिला के डायरेक्टर राइटर को जहां जो मन किया वहां अपने हिसाब से चीजें दिखा दी। जहां दिमाग लगाना था उन चीजों को दिखाया नहीं, ताकि जनता दिमाग न लगाए और जो दिखे बस उतना ही देख के अचंभित हो जाए कि अरे बाप रे, कितना भयंकर सस्पेंस था ये। माँ बाप की मौत का बदला लेना ये बहुत पुरानी कहानी बन चुकी है। तो जब ये खुलासा हुआ तो बहुत ही बचकाना सा लगा। मेरे मन में जो चल रहा था उस हिसाब से कहानी दो तरीके से खत्म की जा सकती थी। ये तो सबको शुरुआत में ही समझ आ गया था कि देवीना गड़बड़ औरत है, तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा बुरा दिखाया जा सकता था। अच्छा इस तरह से कि उसने जो भी किया वो इसलिए किया ताकि काशी अपनी सच्चाई का सामना कर सके, अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर आ सके। मतलब देवीना को उससे प्यार है तो वो अपने प्यार को सही करने के लिए सब करती, सब कहानी बनाती और कहती कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। एकदम डायरेक्टली नहीं, घुमा फिरा के सब खुलासा होता ताकि उसे झटका ना लगे। तब शायद देवीना अच्छी दिखती हमें कि उसने अच्छा काम किया। दूसरा मुझे ये समझ आया कि देवीना गर्ल ट्रैफिकिंग का काम करती है और उसने गंगा को गायब कर दिया है और काशी को भटका रही है इधर उधर। और जब गंगा उसकी रेंज से बाहर निकल जाती है तो देवीना भी गायब हो जाती है, ये दिखाते हुए कि जैसे गंगा गायब हुई वैसे ही वो भी गायब हो गई। फिर वहां से सस्पेंस क्रिएट होना शुरू होता कि कैसे ढूंढे वो अपनी बहन को और देवीना को भी। धीरे धीरे सुराग मिलते जाते और फिर आखिर में सब खुलासा होता और देवीना विलन बन के सामने आती। ये तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया, लेकिन लिखा जाए तो बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। पर अब जो मूवी की कहानी है वो तो वही है जो हमने देखी, तो हम बस सोच ही सकते हैं कि ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो बढ़िया होता। वैसे फिल्म में मैंने दो चीजें नोटिस करी। पहली चीज ये कि इस सीन में हमें दिख रहा है कि गंगा काशी के कंधे तक ही आ रही है, लेकिन जब क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है तो वो कंधे से
ऊपर होती है। अब हुआ ये होगा कि क्लोजअप शॉट में गंगा दिख ही नहीं रही होगी, तो नीचे छोटा सा स्टूल रख के उसे थोड़ा सा ऊपर किया गया ताकि वो फ्रेम में आ सके। फिर दूसरी चीज मैंने ये नोटिस करी कि जब देवीना काशी से मिलने उसके घर आती है तो वहाँ माँ बाबा काशी और देवीना थे, लेकिन शीशे में हमें नीला शर्ट पहने एक आदमी दिखाई पड़ता है, जो कि जाहिर सी बात है कि वो फिल्म क्रू का मेंबर रहा होगा। तो मतलब डायरेक्टर ने इस सीन को ध्यान से शूट नहीं किया, जिसके चलते ही एकदम छोटी सी गलती पकड़ी गई। अब एक्टिंग की बात करें तो शर्मन जोशी बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं, लेकिन ऐसा फील हुआ कि वो इस किरदार के लिए सही नहीं थे। उनका बोलने का तरीका, उनका लहजा बता रहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं यूपी वाला बनने की। वो बहुत कोशिश करते हैं सीरियस दिखने की, गुस्साने की, रोने की, पर उनके इमोशंस हमें फील नहीं होते। बाकी सह कलाकारों का काम भी सही ही था। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं तन्वी त्रिपाठी, उन्होंने कहा था कि इस फिल्म को एक्सप्लेन करो, और काफी समय से वो कह रही थी पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, डिले हो जा रही थी। और हाँ, तो बस अब जाके मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि अब उन्हें अच्छा लगेगा। ऐसे ही आप भी अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं कि आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। कोई पुरानी मूवी बताइए और अच्छी मूवी बताइए, तो मुझे देखने में और एक्सप्लेन करने में मजा आए तो अच्छा रहेगा। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं पर्सनली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और वहां मैसेज कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।